सो हेलो 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 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो मैं अंकित भार्गव आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक अमेजिंग वीडियो लेकर। तो ये वीडियो होने वाली है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी कुछ टाइम के बाद में आप लोगों को पता है कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम में जनवरी 2026 के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग आईसी इंस्टीट्यूट ने ना आप लोगों की जो आरटीपीस होती है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं, वो रिलीज कर दिए हैं। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपको पेपर नंबर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के तो इंस्टीट्यूट ने जो भी क्वेश्चंस दिए हैं आरटीपी के अंदर, वो अपन सारे डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, हार्ड रहने वाले हैं या इजी रहने वाले हैं, आराम से करेंगे। आप अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो आप इसको देखकर अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हो और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको मार्क करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। वो 1.5 डे आपको जो प्रिपरेशन का मिलेगा, वहां पर भी ये क्वेश्चन आप देखकर जा सकते हो, जिससे कि बाई चांस यदि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप अटेम्प्ट करने के लिए एबल रहो। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली उसका राइट आंसर करके आओ, जिससे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और फिर अपन मिलेंगे डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट के अंदर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का है ना मेरे पास में मैसेज भी आया था टेलीग्राम पे कि भैया इस बार है ना आरटीपी के अंदर एक दो क्वेश्चन रॉन्ग है, तो वो भी देख लेंगे। मैंने अभी तक देखे नहीं क्वेश्चन कौन से रॉन्ग है क्या नहीं है, ठीक है, बट अपन देख लेंगे कुछ भी क्वेश्चन रॉन्ग वगैरह हो गए तो। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सेप्टेम्बर जो अभी सेप्टेम्बर 2025 के जो एग्जाम हुए थे सीए फाउंडेशन का, उसका डिटेल एनालिसिस अपलोड करा था, उसकी वीडियो अपलोड करी थी। तो वो प्लीज आप देख कर जाना, जिससे कि आपको एग्जाम का ना ओवरव्यू मिले कि हर अटेम्प्ट के अंदर पेपर किस तरीके से डिजाइन होते हैं, कौन सा पेपर हार्ड आता है, कौन सा पेपर इजी आता है, हार्ड आता है तो क्या करना है, और इस बार जन 26 के अंदर किस तरीके से पेपर हो सकता है। तो वो पूरा एनालिसिस मैंने सितंबर 25 के रिगार्डिंग एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी थी, वो आराम से देखना, वो बहुत यूजफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। और 3 मंथ्स का है ना एक डिटेल प्लानर भी शेयर करा था, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन है ना ओवरऑल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी यदि आप उसको फॉलो करते हैं। तो यदि आप लोगों ने कोई प्लानर बना रखे तो उसको फॉलो करो, ठीक है। यदि आप लोगों ने कोई प्लान नहीं बना रखा, 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखी है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, उसको देख उसको आज से ही आप ना ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाना, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो आरटीपी है उसका डिटेल डिस्कशन, जो कि जनवरी 26 के लिए रहने वाली है, ठीक है। और वीडियो को इससे आगे देखने से पहले भूलना मत, पहले अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाली वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट स्टार्ट इन 3 2 1, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया अपने पास में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ए इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, रिसोर्सेज ओनर्स, बिजनेस फर्म्स इन ए फ्री एंटरप्राइजेस। देखो कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जो होते हैं, डिसीजन मेकिंग यूनिट्स होते हैं, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हो गए, रिसोर्सेज ओनर्स हो गए, इसकी स्टडी अपन किसके अंदर करते हैं, तो इसकी स्टडी अपन किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसका आंसर सिंपल सा है बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, तो इसका ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। आई थिंक इसी का आंसर रॉन्ग दे रखा था, एक बार देख लेते हैं फर्स्ट का। हाँ देखो फर्स्ट का ए दे रखा है यहाँ पे, बी आएगा इसका आंसर, सही बोल रहे थे स्टूडेंट कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर बी आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो सजेस्टेड आंसर है इसके अंदर उन्होंने ए दे रखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स किस तरीके से दे रखा है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो आप बी कर सकते हो, कभी कभार इंस्टीट्यूट से भी गलती हो जाती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the study of a total aggregate level of a output, income, employment, consumption, investment, prices for the economy viewed as whole। ठीक है, कितना हार्ड क्वेश्चन है। देखो उस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन जब अपन पढ़ते हैं, उसी के बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसी की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है कि अपन टोटल एग्रीगेट लेवल की स्टडी किसके अंदर करते हैं। तो आप लोगों को पता है अपन है ना किसके अंदर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन कोई भी चीज स्टडी करते हैं एज ए होल, तो एज ए होल यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर ना, थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर आपने एक पार्ट पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। एक इकोनॉमिक कॉस्ट किसे कहते हैं, देखो तो इकोनॉमिक कॉस्ट अपन कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस में एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला था कि इकोनॉमिक कॉस्ट किसे बोलते हैं, सम ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और यहां पर अपने पास में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट
माइनस के अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर से यदि हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में इम्प्लिसिट कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म आउटपुट इज परफेक्टली इलास्टिक देन फर्म, ठीक है, कौन से मार्केट के अंदर जो फर्म का जो आउटपुट का जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, तो सीधा से पता है नहीं तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है। तो ऐसा कि कहां पर होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है, तो इसका आंसर आएगा बी, इजी। ठीक है, फर्म इन एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस ए डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट किसके अंदर बनते हैं, दो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट दो इंडस्ट्री के अंदर ही बनते हैं हमारे पास में, कौन से, एक तो ओलिगोपोली के अंदर बनते हैं, ठीक है, ओलिगोपोली के अंदर बनते हैं, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बनते हैं, ठीक है। इनके इन दोनों मार्केट के अंदर है ना क्या बनते हैं, हमारे पास में डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अब अपन ये देख लेते हैं ये दोनों कहां पर दे रखे हैं। ठीक है, यहां पर दे रखा है आर आइदर मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक। ओलिगोपोलिस्टिक में तो हमारे पास में होता है पर मोनोपोलिस्टिक में नहीं होता, मोनोपोली मार्केट में नहीं होता। ठीक है, आर आइदर मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में भी नहीं होता तो बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। आर आइदर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव यहाँ पर होता है और ओलिगोपोलिस्टिक, तो सी के हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, डी भी देख लेते हैं, आर आइदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव और ओलिगोपोलिस्टिक, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर भी हमारे पास में नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, ठीक है, वहां पर सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा सी। ठीक है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट कौन से मार्केट के अंदर होता है, ओलिगोपोली के अंदर होते हैं और मोनोपोली कंपटीशन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर देगा सी। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंटरडिपेंडेंस और नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन कौन से मार्केट के अंदर होता है, ओलिगोपोली के अंदर, तो सीधा डायरेक्ट आंसर देगा फिफ्थ का सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व डिक्लाइन कंटिन्यूअसली। ठीक है, देखो जब अपन रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन की बात करते हैं, तो शॉर्ट रन क्या हमारे पास में, शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास में जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट होती है, राइट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बट इस सिचुएशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जब हमारी यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं या मतलब प्रोडक्शन करते हैं, तो इस टाइम पर क्या होता है, हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है ना वो डिक्लाइन होती है कंटिन्यूअसली। एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली क्या डिक्लाइन होती है इस सिचुएशन के अंदर, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अरे ये तो पूरा दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो शॉर्ट रन के अंदर फिक्स कॉस्ट हमारे पास में कांस्टेंट होती है। ठीक है, जब यदि हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, तो ओवरऑल क्या होता है कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है ना वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व डिक्लाइन कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं, मार्जिनल कॉस्ट नहीं, एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास में आंसर क्या जाएगा सी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हैज ए मार्केट स्ट्रक्चर दैट कम क्लोजेस्ट टू। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कौन से अंडरलाई करती है, आपको पता होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। ठीक है, ये आपके मॉड्यूल के अंदर भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट वाला जो चैप्टर है आपका, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री होती है ना वो परफेक्ट कंपटीशन में भी नहीं आती, ओलिगोपोली में भी नहीं आती और मोनोपोली में भी नहीं आती, ये आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। ठीक है, आई थिंक इसका भी आंसर रॉन्ग दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं सेवंथ का। सेवंथ का बी दे रखा है। ठीक है, सेवंथ का बी दे रखा है जबकि आएगा ए। सही बोल रहे थे कुछ स्टूडेंट। सेवंथ का बी का मतलब है ये बोल रहे हैं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ना ओलिगोपोली में आएगी, नहीं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर लाई करती है। ठीक है, ठीक है, माफ कर दे करो यार ऐसे वालों को, ऐसे तुम टेंस मत हो, अगर कभी कभी गलतियां हो जाती है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ कंट्रक्शन एंड एक्सपेंडिचर फेस बाय मेजरिंग रियल जीडीपी। अरे तुम्हें सीधे से बताया, बिजनेस साइकिल के अंदर ये अपन पढ़ते हैं एक्सपेंशन, कॉन्ट्रडिक्शन, इंट्रोडक्शन फेसेस। ठीक है, तो ये सारे किसमें आएगा, बिजनेस साइकिल के अंदर। ठीक है,
क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर का यहाँ पे कोई रोल है नहीं। लीडिंग इंडिकेटर किसके बारे में बताते हैं, फ्यूचर की चीज़ों के बारे में, या मतलब कि एडवांस या फोरकास्टिंग के बारे में। लैगिंग इंडिकेटर जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस वगैरह होता है, तो इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन, एक्सपेंशन, ये बिजनेस की साइकिल्स होती है, तो बिजनेस साइकिल के अंदर ही ये सारी चीजें आती है, तो 8 का ये आएगा। ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटेंट कैन अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग बाय। जब हम नेशनल इनकम की जब काउंटिंग करते हैं तो वहां पर मल्टीपल काउंटिंग ना हो जाए किसी चीज की, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो अपन ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है काउंटिंग बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, दोनों को काउंट करेंगे। यार एक बताओ, इंटरमीडिएट गुड्स को भी तुमने काउंट कर रहे हो, ठीक है, और फाइनल गुड्स को भी काउंट कर रहे हो, तो इससे तो क्या डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, रिड्यूस कहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। ओनली काउंटिंग फाइनल गुड्स, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स को फाइनल गुड्स की काउंटिंग करें, क्योंकि इसके अंदर ना ऑलरेडी इंटरमीडिएट जो गुड्स होंगे वो इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन है यहाँ पे ओनली काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर तो सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स आएंगे, यहाँ पे सिर्फ फाइनल जो गुड्स है वो उसकी काउंटिंग हुई नहीं, तो सी ऑप्शन भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन क्या है, इंक्लूडिंग ट्रांसफर इन देयर कैलकुलेशन, ये कुछ भी बकवास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने को पता लग गया कि जो नाइन्थ वाला जो क्वेश्चन है जिसके अंदर नेशनल इनकम को जब अपन काउंट करते हैं तो वहां पर डबल काउंटिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल जो गुड्स है उसी की जो काउंटिंग, उसी की काउंटिंग हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। What does Article 246 of the Constitution deal with? ठीक है, the distribution of a revenue between central and state, नहीं, the division of a legislative power between central and state, हाँ ठीक है, बी वाला आंसर आएगा इसका। आर्टिकल 246 क्या कहता है, जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं किसकी, सेंट्रल के बीच में, सेंट्रल के पास में और स्टेट के बीच में, उनको डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक है। एक्सेसिव एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में लीड टू, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास पैसा है बट उसकी तुमने कोई प्लानिंग नहीं करी, जहां बना रहे हैं वैसे उस तरीके से खर्च कर रहे हो, ये है वो है, मतलब हवाबाजी के अंदर खर्च कर रहे हो, तो तुम्हारी एक क्या हालत आएगी, तुम गरीब हो जाओगे, या मतलब तुम्हारे पास में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसकी पूरी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है, उस गवर्नमेंट के जो बजट के अंदर जब आपकी जो प्लानिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो प्लानिंग नहीं होती, तो इसके कारण क्या होता है, डिफिसिट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो 11 का आंसर हमारे पास में आ जाएगा ऑप्शन बी, फिस्कल क्राइसिस एंड डेब्ट बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट ए मार्केट फेल्यूर ड्यू टू एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के अंदर ये मान लो कि है ना, दो पार्टी होती है। ठीक है, एक सेकेंड, दो पार्टी होती है। ठीक है, दो पार्टी भी, यहाँ पे बायर, यहाँ पे सेलर। ठीक है, यहां पर क्या होता है, बायर को है ना इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक बात बताओ, मान लो मैं कोई भी सामान लेने जा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी दुकानदार के पास में, यदि मेरे को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो बायर क्या, वो जो सेलर है वो क्या करेगा, मेरे को देखकर वो ये सोचेगा यार इसको तो है ना नॉलेज ही नहीं है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो वो क्या करेगा, खराब क्वालिटी का सामान दे देगा, लो क्वालिटी। और किस रेट पे देगा तुम बताओ, सस्ते में देगा या महंगे में देगा, महंगे में देगा, तो वो किस में देगा, हाई रेट में देगा, हाई रेट में देगा, राइट, इसे ही बोलते हैं जब बायर के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो क्या, तो सेलर क्या करता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना उसको लोगों को बेचने का ट्राई करता है, और साथ ही किस रेट पे करता है, हाई रेट पे। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए मोनोपोलिस्ट एक्सप्लॉइटेड मार्केट पावर बाय रिड्यूसिंग सप्लाई, नहीं। कंज्यूमर बाइंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बिकॉज दे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, ये हो सकता है, क्यों, कंज्यूमर कैसा, जो मैं था मैं कैसा गुड्स परचेज कर रहा था, कम क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट था वो क्या कर रहा था, परचेज कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्योंकि मेरे पास में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, मेरे को जानकारी ही नहीं थी, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक गुड्स लाइक स्ट्रीट लाइटिंग, नहीं, कुछ भी। डी ऑप्शन है नेचुरल मोनोपोली वेयर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्राइव मार्केट कंसंट्रेशन, नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब फालतू के ऑप्शन है। ठीक है, तो 12 का बी आएगा, क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट यहाँ पे आपको डिटेल के अंदर समझा दिया। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। ठीक है, मनी सप्लाई का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक,
देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिख गया, बाकी ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है डिमांड डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक है, उनके अंदर डिमांड डिपॉजिट है तो वो मनी सप्लाई का पार्ट होता है। सेविंग अकाउंट है किसके अंदर, कमर्शियल बैंक के अंदर, वो भी किसका पार्ट होता है, मनी सप्लाई का पार्ट होता है इकोनॉमी के अंदर। टाइम डिपॉजिट है किसके अंदर, कमर्शियल बैंक के अंदर, वो भी पार्ट होता है किसका, मनी सप्लाई का। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आएगा। करेंसी हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, आरबीआई के पास में जो भी पैसा होता है वो जनरली जो पब्लिक होती है वो यूज नहीं कर सकती। बस यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल टूल ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करती है जिससे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को मेंटेन रख सके। इन्फ्लेशन है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। तो इन ऑप्शन के अंदर से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि आरबीआई जो सब मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ठीक है, सिक्योरिटीज का परचेज करती है, कभी कभार सिक्योरिटी इशू कर देती है, सिक्योरिटी को सेल करती है। चेंजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ ए कमर्शियल बैंक, ये भी होता है, ठीक है। एसएलआर सीआरआर के अंदर जो परसेंटेज होता है वो कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज कर देती है सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये भी होता है। एडजस्टिंग द टैक्स रेट इन द इकोनॉमी, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चेंजिंग द डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट के लिए भी होता है, ये डायरेक्टली किसके लिए होता है, कमर्शियल बैंक के लिए होता है, ठीक है। चेंजिंग द डिस्काउंटिंग रेट ये किसके लिए होता है, बैंकिंग के लिए, बैंक के लिए, ये भी सेंट्रल बैंक करती है। बट ऑप्शन नंबर सी एडजस्टिंग द टैक्स रेट इन द इकोनॉमी, एडजस्ट करना मतलब टैक्स रेट्स को, कि टैक्स रेट को बढ़ाना या कम करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, सेंट्रल बैंक के पास में डायरेक्ट डिसीजन नहीं होता कि हम टैक्स को इंक्रीज करें, टैक्स को कम करें। ये किसके पास में, ये वाली जो पावर होती है वो किसके पास में होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में, मतलब अपन कैसे करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो ये वाली पावर किसके पास में नहीं होती, सेंट्रल बैंक के पास में नहीं होती, आरबीआई के पास में नहीं होती। तो ये वाला क्या नहीं है, टिपिकल टूल नहीं है किस चीज को, मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक यूज नहीं करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है, एडजस्टिंग द टैक्स रेट इन द इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि ये कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिक्स चेयर्स ऑलिंग थ्योरी, ए कंट्री विल हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स दैट, इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जब एक इकोनॉमी होती है ना, वहां पे अपन लार्ज फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। लार्ज फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि क्या करते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसा होगा कि एक इकोनॉमी के जितने भी ज्यादा और जिस भी तरीके के प्रोडक्शन फैक्टर है वो सारे अपन यूज करें और उन सबको अपन प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लगा दें, तो उससे क्या होगा, एक इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। अब उससे यदि हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन यदि ज्यादा हो जाता है तो इससे क्या कर सकते हैं, जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है गुड्स की, ठीक है, वो हम फुलफिल कर सकते हैं। साथ में जो एक्सेस जो हमारे पास में मिल जाएगा, जो सरप्लस, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या होगा कि ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा, हमें ज्यादा प्रोडक्शन फैक्टर्स को यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास में क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा फिट बैठ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है रिक्वायर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स इफ कंट्री हैज इज सरप्लस कैपिटल, ठीक है, नहीं ये भी नहीं है। यूटिलाइज अबंडेंट फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन कंट्री हैज इन लार्ज सप्लाई, ये वाला आंसर है, ठीक है। क्योंकि अबंडेंट फैक्टर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा और डिफरेंट काइंड के जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के वो यूज करें, जिससे कि क्या होगा, हमारे पास में लार्ज सप्लाई, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें जिससे कि लार्ज सप्लाई कर पाए। वो लार्ज सप्लाई किस पर डिपेंड है, लार्ज प्रोडक्शन पे, और लार्ज प्रोडक्शन कब होगा, जब हम अबंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर पाएंगे। तो हमारे पास में ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। सीओडी भी देख लेते हैं। CA required advanced technology in which the country is technologically superior, नहीं। डी ऑप्शन है रिक्वायर हाई लेबर कॉस्ट इन ए कंट्री विद लो वेजेस, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो आंसर है 15th क्वेश्चन का वो भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव फॉर द कंट्री इन्वॉल्व इन मल्टीलेटरल ट्रेड टॉक्स, ठीक है। मल्टीलेटरल जो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, एक कंट्री के जो दूसरे कंट्री से जो ट्रेड रिलेशंस होते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका। जो मल्टीलेटरल ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, जो एक कंट्री के बाकी कंट्री से जो रिलेशंस होते हैं, ट्रेड रिलेशन जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इसका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, टू इंक्रीज टैरिफ एंड प्रोडक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हम बाकी कंट्री के लिए जो टैक्स रेट बढ़ाते हैं और इससे क्या करें कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, खुद की जो कंट्री की खुद की इकोनॉमी की जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करें। बट इससे ये होगा ना, इससे फिर बाहर की कंट्री वालों को ये लगेगा कि यार ये कंट्री ने टैक्स रेट बढ़ा रखी है, तो इससे तो हमें ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट फ्री ट्रेड, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। बैरियर्स है, मान लो कि लोग है वो सारे जो फॉर्मेलिटीज है उनको हम रिड्यूस करते हैं जिससे कि बाकी कंट्रीज वाले आए हमारी कंट्री के अंदर और हमारी कंट्री के साथ के अंदर क्या कर सके, फ्रीली ट्रेड कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के साथ में। तो ये वाला हो सकता है, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, मल्टीलेटरल ट्रेड्स का, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, डी भी देख लेते हैं। टू रेस्ट्रिक्ट फॉरेन कंपटीशन थ्रू कोटास, यदि हम कोटा से लगा देंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा कि हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि इतनी यूनिट तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, इतनी यूनिट तक प्रोडक्शन कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इतनी यूनिट तक आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, बाहर वाली कंट्री है ना उनको ये लगेगा ये कंट्री हमारे पास में, डोमेस्टिक कंट्री हमारे पे रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो इससे क्या होगा, मल्टीलेटरल जो ट्रेड है वो प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं। टू एनहेंस डोमेस्टिक सब्सिडी फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है एक इकोनॉमी का, उसका जो डोमेस्टिक सब्सिडी इंक्रीज हो गई, तो इससे तो कोई मल्टीलेटरल कोई दूसरी कंट्री का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो फालतू के अंदर ऑप्शन इन्होंने दिया है। तो इसका आंसर आएगा सिस्टम का बी, कि हम यदि हमारे बेरियस को कम कर देते हैं ना, तो बाहर वाली कंट्री जो फॉरेन कंट्रीज है उनको लगेगा यार यहाँ पे हमारे लिए टैरिफ बेरियस है ही नहीं, तो यहाँ इस कंट्री के साथ में हम क्या कर सकते हैं, इजिली क्या कर सकते हैं, स्मूथली क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है मल्टीलेटरल ट्रेड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a primary objective of India's 5-year plan? I think ये लास्ट सितंबर 25 की जो आरटीपी था वहां पे भी ये क्वेश्चन था, यहाँ पे इन्होंने वो कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो 5-year प्लान था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना 1950 के अंदर स्टार्ट हुई थी, 1951 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1950 के अंदर इसका प्लानिंग कमीशन बना था जिस डिपार्टमेंट से ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो 5-year प्लान के अंदर क्या था, हर 5-5 साल हम एक एक सेक्टर पे काम करेंगे और एक एक सेक्टर को हम डेवलप करेंगे, जिससे कि क्या होगा, एक टाइम के बाद पूरी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं वो इक्वली वेल डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया वो उससे कौन सा जो ऑप्शन है वो रिलेट कर रहा है। ए ऑप्शन, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब ये फॉरेन ट्रेड के ऊपर भी फोकस था, बट फॉरेन ट्रेड के ऊपर ही नहीं था, हमारा हर सेक्टर पे था, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ये सारे सेक्टर्स पे था। ठीक है, तो ए तो नहीं आएगा। बी, टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन्स। ठीक है, हर एक रीजन के अंदर हम एक बैलेंस ग्रोथ चाहते थे, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सी और डी भी देख लेते हैं। टू डिस्करेज द प्राइवेट सेक्टर इन द फेवर ऑफ ए पब्लिक एंटरप्राइजेस, नहीं, ये तो एक सेक्टर की बात कर रहे हैं। टू एंश्योर फॉरेन एड एंड कैपिटल इनफ्लोज ऑफ द कंट्री, ये भी नहीं। ठीक है, तो अपने पास में बी ऑप्शन आएगा कि जो 5-year प्लान था ना उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें हर एक सेक्टर में, हर एक रीजन के अंदर एक बैलेंस ग्रोथ चाहिए थी, इक्वल ग्रोथ चाहिए थी, जिससे कि एक इकोनॉमी के अंदर यदि सारे जो सेक्टर्स है वो यदि ग्रोथ रहेंगे, ये डेवलप्ड रहेंगे, तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप्ड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। ठीक है, कौन सा इंपोर्टेंट सोर्स है जिसके अंदर इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है ना होती है। ठीक है, बहुत सारे तरीके से इंडिया की है ना फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है, बट मोस्ट कॉमन सोर्सेज क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेज क्या है इसका, एक तो है इंडस्ट्री एक्सपोर्ट, एक है रेमिटेंस फ्रॉम इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, ठीक है, एक है टूरिज्म, एक है सर्विस एक्सपोर्ट स्पेशली आईटी एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, बताओ ये वाला क्वेश्चन जिस स्टूडेंट ने बहुत डिटेल के अंदर ये वाला चैप्टर पढ़ा है ना उसी को आ जाएगा। इसका ऑप्शन है डी। टूरिज्म से भी होता है, ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपोर्ट से भी होता है, रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन वर्क अब्रॉड से भी होता है, बट ज्यादातर किसके अंदर होता है, इंपोर्टेंट सोर्सेज क्या हमारे पास में, सर्विसेज एक्सपोर्ट स्पेशली आईटी एंड सॉफ्टवेयर। आईटी और सॉफ्टवेयर की तरफ जो हम देते हैं बाकी कंट्रीज को, उससे जो अर्निंग होती है वो हमारे लिए एक इंपोर्टेंट सोर्सेज है, जिसके कारण हमारे इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया फोकस्ड प्राइमरी ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन वो किस पर फोकस करता था, वो किस तरीके की जो प्रोडक्शन में किस तरीके की जो क्रॉप थी उस पर ज्यादा फोकस करता था, ऑयल सीड पे नहीं, फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट एंड राइस। ठीक है, ये इसी पे करता था। ठीक है, सी फ्रूट वेजिटेबल नहीं, कैश क्रॉप लाइक कॉटन शुगर, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन काम नहीं करता था। देखो अब है ना यहाँ पे मैं क्रिस्पी पॉइंट बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके का क्वेश्चन है तो हमारे को पेपर में शायद ही मिलेगा, बट यहाँ से ना एक अलग क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या लिमिटेशन थी। अब तुम सोचोगे यार ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर तो सब बढ़िया ही था, HYV सीड्स यूज कर रहे थे, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर के अंदर एक अलग तरीके का रिफॉर्म आ गया उस टाइम 19th सेंचुरी के अंदर, तो इसमें क्या लिमिटेशन थी, इसके अंदर लिमिटेशन ये थी कि ये एक तो ये लिमिटेड स्टेट में था, ऐसा नहीं पूरे इंडिया के अंदर आ गया था, ये लिमिटेड स्टेट के अंदर था, और साथ में ये लिमिटेड क्रॉप्स के साथ में था। जैसे यहाँ पर दे रखा है ना लिमिटेड क्रॉप्स, जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा कि व्हीट और राइस के साथ में था ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द लिमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ ए ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिमिटेड स्टेट दे रखा है या नहीं दे रखा है, या लिमिटेड क्रॉप दे रखा है नहीं दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर फ्रेम हो सकता है। ठीक है, ये लिमिटेशन ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी दे रखा है ना आरटीपी में वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस तरीके का शायद ही जो मेन एग्जाम है वहां पर ये क्वेश्चन है, बट इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ ए मनी, इफ मनी सप्लाई इज इंक्रीजेस। देखो मनी सप्लाई क्या होती है, इंक्रीजेस। मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए मनी, वेलोसिटी एंड आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है उसका क्या होगा, तो देखो सीधी सी बात है, इसके अंदर हमारी जो है ना इसके साथ में इंक्रीज होगी। जनरल जो प्राइस लेवल है, जो प्राइस है वो जनरली इंक्रीज होगी, किसके साथ में, प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास मिल जाएगा 20 का बी। डिक्रीज भी नहीं होगा, सेम भी नहीं रहेगा, इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जांपल ऑफ ए काउंटर सिलेरिकल फिस्कल पॉलिसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए रिसेशन। अरे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यदि आप लोग चैप्टर के अंदर एक एक लाइन पढ़ी है ना, तो आपको सीधा आंसर पता होगा कि इसके अंदर ये होगा कि कटिंग द टैक्सेस एंड इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ, कटिंग टैक्सेस, एंड जो गवर्नमेंट है उसकी स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई, ठीक है। क्योंकि टैक्सेस का यदि कट होगा, मतलब कि मान लो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए टैक्स कम करती है, तो इससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल है ना उसकी डिस्पोजल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स हम कम देंगे। और यदि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट यदि पैसा खर्च करती है, तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। यदि हम टैक्स कम करते हैं तो हम कम टैक्स देंगे तो ज्यादा पैसा बचा पाएंगे, तो इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल डिस्पोजल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और साथ में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, यदि हम गवर्नमेंट यदि पैसा ज्यादा खर्च करेगी, तो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। कटिंग टैक्सेस एंड इनकम, इंक्रीजिंग इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ ए कंट्रीज करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग। किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री है, हमारे डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री है उसकी जो, हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो फॉरेनर्स है ना, फॉरेनर्स वो हमारी कंट्री में आएंगे और ज्यादा सामान लेकर जाएंगे, ठीक है, ज्यादा सामान लेकर जाएंगे। क्यों, क्योंकि मान लो कि ऐसे मान लो कि $1 के अंदर पहले 50 रुपए बनते थे। अब क्या हुआ, पहले जो फॉरेनर्स आते थे वो हमारी कंट्री के अंदर आएंगे, ठीक है, $1 के अंदर 50 रुपए का सामान लेके चल जाएंगे। अब मान लो $1 की रेट हो गई 60 रुपीज, तो अब वही फॉरेनर हमारी कंट्री के अंदर आएंगे और $1 के अंदर 60 रुपए का सामान लेकर चल जाएंगे। तो इसी तो क्या बोलते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है ना उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है ना, तो फॉरेनर्स आते हैं ना वो ज्यादा सामान हमारी कंट्री से लेकर चल जाते हैं। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हो। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। If a country currency is depreciating, that means the domestic currency is increasing in the value relative to foreign currency. नहीं, the country's export will become more cheaper to foreign buyers. बिल्कुल सही बात है कि जो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना वो बाहर के लोगों के लिए क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले तो हम वो लोग $1 के अंदर 50 रुपए का सामान लेके जाते थे, अब $1 में उनको कितना सामान मिलेगा, 60 रुपए का। तो हम जो सामान भेजेंगे तो उन लोगों के लिए सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है, 22 का बी। नेक्स्ट है हमारे पास में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट, ठीक है। ये तो तुम्हारे को मैं थोड़ा इजीली बता देता हूं, ठीक है। इस कंसेप्ट को है ना तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि बहुत बार तुम्हें ना गोलगप्पे खाने की क्रेविंग होती है कि यार गोलगप्पे तो खाने ही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर जाते हैं हम मार्केट के अंदर, ठीक है, वो जो कोने वाली शॉप नहीं है उसके आगे जो लगाता है, ठीक है, उसी वाले भैया के पास में जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम जाते हैं गोलगप्पे खाने, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर जब हम गोलगप्पे खाते हैं
ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर जब हम गोलगप्पे खाते हैं, ठीक है, तो मान लो स्टार्टिंग के अंदर हमने 2 गोलगप्पे खाए तो हमें मिलता है परम सुख। ठीक है, हमें क्या मिलता है? परम सुख। ठीक है, परम सुख मिल गया। ठीक है, फिर 2 गोलगप्पे खाए हमने, फिर और सुख मिला। ठीक है, फिर 2 गोलगप्पे और खा लिए हमने, और ज्यादा। ठीक है, बट फिर एक लेवल आता है जहां पर हमारी क्रेविंग शांत हो जाती है, बट हमें फिर पेट भरने के लिए खाना पड़ता है। ठीक है, क्रेविंग शांत होगी, जो हमें हमें लग रहा था ना कि आज तो गोलगप्पे खाने, गोलगप्पे खाने, वो क्रेविंग शांत। अब हमें क्या होता है, सिर्फ हमें पेट भरना होता है, तो फिर हम 2 गोलगप्पे और खा लेते हैं। ठीक है, अब हमारा पेट भी भर गया, बट फिर भी लगता है थोड़ा सा तो खाना चाहिए यार, इतनी देर से हम लग रहे थे, क्रेविंग हो रही थी हमें गोलगप्पे खाने की, तो फिर हमें क्या होता है, फिर हमें गोलगप्पे खाते हैं। तो अब मुझे बताओ, जो तुम्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिला हुआ गोलगप्पे खाने में? स्टार्टिंग वाले में। स्टार्टिंग के जो 2 गोलगप्पे है ना, उसमें तुम्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला होगा, उसमें तुम्हें परम सुख मिल गया था। उसके बाद में और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला होगा, फिर उसके बाद में और भी ज्यादा सुख मिला होगा। उसके बाद में क्या था कि हमारी क्रेविंग शांत, पेट भरने के लिए गोलगप्पे खा रहे हैं, तो वहां पर हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो थोड़ा कॉन्स्टेंट हो गया। फिर उसके बाद में हमारा पेट भर गया, तो फिर हम नॉर्मली 2 गोलगप्पे और खा लेते हैं। उसमें क्या होता है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं मिलता, बस पर हम यू ही खा लेते हैं, तो वहां पर हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो हो जाता है कम। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये किसका डायग्राम है? टोटल यूटिलिटी का। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी का तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब जहां पे ये टॉप पर होता है ना, वो इससे कनेक्टेड होता है। ये मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखे होंगे, तो वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी का ये डायग्राम पढ़ रखा होगा, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इस टॉपिक के अंदर यदि आप लोगों ने डायग्राम को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ रखा है ना, तो आपके मोस्टली हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम से रिलेटेड अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड्स डिमिनिशिंग ओवर टाइम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टोटल यूटिलिटी इज नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी नेगेटिव में थोड़ी ना आ रहा है हमारे पास में, देखो ये डिक्रीज हो रहा है। टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, पर नेगेटिव में नहीं आ रहा। नेगेटिव के अंदर तो कौन जाता है? हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जाता है नेगेटिव के अंदर, तो ठीक है, तो बी भी नहीं आएगा। लास्ट यूनिट ऑफ ए गुड कंज्यूम्ड विल कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तुम्हें सबसे ज्यादा जो कौन से गोलगप्पे के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला था, कौन से में सबसे ज्यादा परम सुख मिला था? स्टार्टिंग वाले के अंदर, लास्ट वाले में तो मिला ही नहीं। तो ये थर्ड का सी में ये दे रहा है कि तुम्हें लास्ट वाले में सबसे ज्यादा परम सुख मिला था। नहीं, थर्ड के सी, थ्री का सी नहीं है। अब डी ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट यूनिट ऑफ द गुड कंज्यूम्ड विल कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जब अपन स्टार्टिंग में जो 2 गोलगप्पे खाए थे ना, वहां पे अपने को बहुत ज्यादा है ना, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता, वहां पे हमें परम सुख मिलता, क्योंकि इतनी देर से क्रेविंग लगी थी कि खाना है खाना है। फिर जैसे हमने मुंह में रखा गोलगप्पा, आए हाय मजा ही आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट तुम याद रख सकते हो, इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से कोई से क्वेश्चन गोलगप्पे को याद करो और आराम से आंसर टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इकोनॉमी ऑफ द स्केल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इकोनॉमी ऑफ द स्केल? टेक्निकल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये क्या गया? कुछ भी नहीं। सी। ठीक है, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, ये भी होता है इंटरनल इकोनॉमिक स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि 25 वाला? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। इफ ए फर्म टोटल रेवेन्यू इज इनफ टू मेक गुड्स इवन डैश, इट इज बेटर टू शट डाउन। शट डाउन पॉइंट कब आता है हमारे पास में? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में शट डाउन पॉइंट हम कब हमारा बिजनेस बंद कर देते हैं? जब एक जो वेरिएबल जो कॉस्ट होती है ना, वो भी कवर नहीं कर पाती। ठीक है, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिवेन्यू रिवेन्यू जब एक बिजनेस एंटरप्राइजेस का जो रिवेन्यू होता है, वो जब एक बिजनेस एंटरप्राइजेस जब खुद की जो रिवेन्यू से ना, खुद की वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाती ना, तो हम ये मानते हैं कि उसको शट डाउन कर देना चाहिए, उसको बिजनेस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो खुद की वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रही। इसका मतलब वो बहुत तगड़े लॉस के अंदर जा रही है। तो इस तरीके के बिजनेस ना ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, तो ये शट डाउन पॉइंट आ जाता है। तो देखो कहाँ पर दे रखा है, टू फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टू एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे अपने पास मिलेगा डी। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जब एक ऑर्गेनाइजेशन खुद के रिवेन्यू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाती ना, तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है? शट डाउन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसका आंसर जाएगा 25 का डी। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन रॉन्ग दे रखे थे, वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हो जाता है, कभी कभी गलती है। ठीक है, तो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए। ज्यादा क्वेश्चन इजी थे, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं थे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको मार्क करा देता हूँ जो कि मुझे अच्छे लगे, वो आप आपके रिविजन के अंदर देख सकते हो। एक तो ये देख लेना, फिफ्थ क्वेश्चन।
एक ये भी देख लेना। बिजनेस साइकिल, एक ये देख लेना। एक ये देख लेना, ग्रीन रिवोल्यूशन वाला, और न्यू टाइप्स देख लेना। एक ये वाला क्वेश्चन देख लेना। और एक ये डिमिनिशिंग मार्जिन एन्युटी वाला भी देख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो भी क्वेश्चन मैंने अभी मार्क करे ना, वो आप भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये आप 1.5 डे के अंदर भी देख सकते हो, लास्ट टाइम एग्जाम टाइम पे भी देख सकते हो, या पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ो तो ये क्वेश्चन जरूर से सोल्व कर लेना, जैसे कि आप आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन थे आरटीपी के, वो सोल्यूशन करवा दिए, विद कंसेप्ट करवा दिए। कोई भी डाउट रहे इसके अंदर से तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे, इसलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और साथ में आपको ना इसी वीडियो के नीचे ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, ग्रुप में बता दो, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इस तरह की वीडियो मिलती रहे, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ठीक है। और वीडियो को अभी यहाँ तक देखिए आपने, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे एक कमेंट देकर जाना। ये आप लोगों के लिए कमेंट होगा, बट मेरे लिए मोटिवेशनल फैक्टर होगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक